जय भारत देश के बहुजन मालिकों, आप सभी को जय भीम, जय भारत। मैं पीके आज़ाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया, आपके बीच लाइव हैं। आज बहुत अहम मुद्दा को लेकर के आपके बीच हम उपस्थित हैं। भारत के इतिहास में आज 28 मई 2023 के दिन बहुजन समाज के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए, भारत के संविधान को मानने वालों के लिए, बहुजन समाज के महापुरुषों, संतों, गुरुओं के विचारों में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए आज का दिन एक कला अध्याय है, कला दिन है। यह मैं क्यों कह रहा हूँ आगे आपको बताएंगे, लेकिन संक्षेप में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज ही के दिन भारत के इतिहास में 28 मई 2023 जो हिंदुत्व के जनक, द्विज राष्ट्र के जनक बी.डी. सावरकर के 140वें जयंती के अवसर पर भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। संसद भवन का उद्घाटन होना चाहिए, 28 महीना पहले से चल रहा था, लेकिन बी.डी. सावरकर के जन्म दिवस 140वें जन्म दिवस के अवसर पर भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन के पीछे का भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का उद्देश्य क्या है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह सम्राट अशोक स्तंभ के जगह चोल साम्राज्य के राजाओं के बीच प्रचलन में जो संगोल प्रतीक माना जाता था, उस हिंदुवादी संगोल को आज के तारीख में आज़ाद भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था में श्री नरेंद्र मोदी नए पार्लियामेंट के अंदर साधु संतों को, मठों के पुजारियों को लेकर के जो संगोल जो प्राप्त किए, ये भारत के आज़ादी के, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के अनुरूप नहीं है। क्योंकि हम सभी जानते हैं भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में भारत के सभी धर्मों को समान रूप से देखा गया है, लेकिन ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म, आर्य वैदिक संस्कृति को पार्लियामेंट के अंदर, नए पार्लियामेंट के अंदर संगोल को स्थापित करना, सम्राट अशोक चक्र के बदले में, ये भारत के इतिहास में, भारतीय लोकतंत्र और भारत के संविधान के इतिहास में आज का दिन कला अध्याय है। आप सभी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में सरकार है। आखिर भारतीय जनता पार्टी के श्री नरेंद्र मोदी जी
जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के नए पार्लियामेंट में आखिर सेंगोल को स्थापित करने का पीछे उनका क्या उद्देश्य है। मोटा मोटी सेंगोल क्या है? सेंगोल का हिंदी होता है राजदंड। राजदंड से स्पष्ट है कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के पूर्व राजतंत्र था और राजतंत्र में जब कोई नए राजा अपने कार्यभार संभालते थे तो अपने पूर्ववर्ती राजा से सेंगोल को अदला बदली किया जाता था। बात राजतंत्र की थी, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा, अर्थात आज़ादी के बाद गणराज्य बना, लोकतांत्रिक देश बना। इस लोकतांत्रिक देश में श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के नए पार्लियामेंट में कुछ मठों के ब्राह्मणों को आमंत्रित कर, जिन्होंने सेंगोल को प्राप्त किया, और स्पीकर जहां बैठेंगे वहां पर, जहां पर सम्राट अशोक का स्तंभ हुआ करता था, उसके बदल में राजतंत्र का प्रतीक सेंगोल स्थापित करना, ये भारत के इतिहास में, भारतीय लोकतंत्र के लिए, भारत के संविधान के लिए आज काला दिवस है। साथियों, बहुजन समाज के लोगों, आपसे हम कहना चाहते हैं कि आखिर आरएसएस जिसकी स्थापना 1925 में की गई, 1925 से लगातार आज 2023 चल रहा है, 98 साल होने जा रहा है। 2025 में 100 साल हो जाएगा। जब आरएसएस 73 साल का हुआ था तो अटल बिहारी वाजपेयी देश का प्राइम मिनिस्टर बने थे। जो भारत में मनुवादी समाज है, जो ब्राह्मण समाज है, जो क्षत्रिय समाज है, जो वैश्य समाज है, यानी सवर्ण समाज, जिसकी संख्या भारत में 15% है, और भारत में बहुजन समाज, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों को मिला करके भारत में बहुजनों का, शूद्रों का, जिसकी संख्या 85% है। लेकिन आज भी बहुजन समाज, आज़ादी के 75 सालों के बाद भी बहुजन समाज लाचार, बेबस, गुलाम क्यों है? इसलिए है कि बहुजन समाज के अंदर, बहुजन समाजों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई सामाजिक संगठन नहीं है जिस सामाजिक संगठन के अंतर्गत बहुजन समाज का दशा और दिशा पर चर्चा किया जा सके, उसकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, मानसिक स्थिति को सुधार किया जा सके, उसके मनोबल को बढ़ाया जा सके। लेकिन 15% समाज के लिए, समाजों के अंदर आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, विश्व हिंदू परिषद है, शिवसेना है, बजरंग दल है, दुर्गा वाहिनी है, हिंदू सेना है, श्री राम सेना है। बहुत सारी सेनाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती है, आरएसएस को सपोर्ट करती है। लेकिन बहुजन समाज के लोगों के अंदर कोई राष्ट्रीय स्तर पर कोई सामाजिक संगठन नहीं है भी तो जाति पर है, जाति पर आधारित है। आज जिसका नतीजा यह है कि 98 साल के बाद
अर्थात आज़ादी के पहले जो 1925 में आरएसएस की स्थापना की गई, ब्राह्मणों को पता चल गया था, सवर्णों को पता चल गया था कि देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 1925 में जो मूवमेंट चला रहे थे, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन चला रहे थे, ब्राह्मणों को लग गया था कि डॉक्टर अंबेडकर अगर इसके रहते कि देश में मनवाद समाप्त हो जाएगा, ब्रह्मवाद समाप्त हो जाएगा। और ठीक बाबा साहब अंबेडकर के रहते बहुत हद तक मनवाद ब्रह्मवाद समाप्त भी हुआ था। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अंबेडकर बौद्ध धर्म का दीक्षा लिए और इस देश में जो बुद्ध का विचारधारा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जो सम्राट अशोक का विचारधारा था, बुद्ध और सम्राट अशोक के विचारों को भारत देश के ब्राह्मणों ने, मनवादियों ने विचारों को खत्म कर दिया था। लेकिन धन्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अंबेडकर ने बुद्ध और सम्राट अशोक के विचारों को पुनर्जीवित कर 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म का दीक्षा लेकर के बुद्ध के विचारों को पुनर्जीवित किए और भारत के तिरंगा जो राष्ट्रीय प्रतीक है, भारत के तिरंगा में अशोक चक्र बाबा साहब अंबेडकर ने स्थापित करके सम्राट अशोक के विचारों को भी पुनर्जीवित कर दिए। अर्थात बाबा साहब अंबेडकर ने भारत के संविधान में या भारत के अंदर बाबा साहब अंबेडकर ने बुद्ध और सम्राट अशोक के विचारों को पुनर्जीवित कर दिए। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के निधन के बाद बुद्ध और सम्राट अशोक और बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को भी समाप्त कर दिया गया मनुवादियों के द्वारा। उसके बाद बहुजन नायक मानवर कांसी राम साहब ने बहुजन समाज के सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के विचारों को पुनर्जीवित किए और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया ताकि बहुजन समाज पार्टी आरएसएस भाजपा का मुकाबला करे, कांग्रेस का मुकाबला करे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 4 बार सरकार बनाई और अपने सरकार बनाने के दरमियान उन्होंने बुद्ध यूनिवर्सिटी बहुजन समाज के महापुरुषों, संतों, गुरुओं के करीब 2.5 दर्जन महापुरुषों के नाम पर जिला का नामकरण अंबेडकर पार्क, यानी बहुत सारे बहुजन समाज के महापुरुषों, संतों, गुरुओं के विचारों पर जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो कार्य किया, उससे आरएसएस, बीजेपी और तमाम देश के मनवादी संगठन बेचैन हो गए कि उत्तर प्रदेश के शासन में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 7 साल के शासनकाल में सम्राट अशोक के बाद किसी ने भारत में उत्तर प्रदेश में कोई काम किया है तो बसपा सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। इससे सारे मनवादी, कांग्रेस और बीजेपी के लोग घबरा गए और उनको चिंता हो गई कि अगर बहन कुमारी मायावती जैसे नेता अगर देश के प्रधानमंत्री बनती है तो इस देश से मनवाद का नामो निशान मिट जाएगा, मनवाद नहीं रहेगा। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को पूरे देश में कमजोर किया गया और किया भी जा रहा है। लेकिन हम इसलिए आपसे बता रहे हैं, आज जो हुआ क्यों हुआ, क्या हम ये पूछना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी बिहार में मुख्यमंत्री 18 सालों से हैं, क्या उन्हें बौद्ध संस्कृति को स्थापित करने के लिए, क्या सम्राट अशोक के संस्कृति को स्थापित करने के लिए जो पाटलिपुत्रा सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है, श्री नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने मदद करके केंद्र में भी मौजूद किया, ये आपको बताने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव जी भी आपको भले ही भाजपा के विरोधी बात करते हों, लेकिन आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में जो कम से कम 1.5 दर्जन बहुजन समाज के महापुरुषों के नाम पर जो जिला का नामकरण हुआ था, अखिलेश यादव ने उसको खत्म करने का काम किए।
यहाँ तक आपको पता होगा, अखिलेश यादव जी के पिताजी जब जीवित थे तो पार्लियामेंट में खुद बोले थे कि मैं एक बार पुनः नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनना देखना चाहता हूँ। साथियों, बहुत सारी पार्टी है, रामविलास पासवान जी भी नहीं रहे, आपको उदित राज, ये तमाम चाहे जितने भी छोटे बड़े संगठन है, कहीं ना कहीं एक एमपी बनने के लिए, एक मंत्री बनने के लिए, एक मिनिस्टर बनने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी एंड सहयोगी पार्टी बने हुए हैं। साथियों, बहुजन समाज पार्टी ने भी भारतीय जनता पार्टी से जरूर सहयोग लिया, मुख्यमंत्री बनी बांजी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी कभी भी भारतीय जनता पार्टी को सहयोग नहीं किया, कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में कभी मदद नहीं किया। साथियों, बताना चाह रहे हैं, आज इस देश में आज के दिन 28 मई 2023 के दिन भारत के इतिहास में अम्बेडकरवादियों के लिए, सम्राट अशोक के मानने वाले लोगों के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोगों के लिए, बहुजन समाज के विचारों को मानने वाले लोगों के लिए, बहुजन समाज के महापुरुषों संतों गुरुओं के विचारों को मानने वाले लोगों के लिए, बुद्ध के विचारों को मानने वाले लोगों के लिए आज कल्ला अध्याय है। साहब, पार्लियामेंट में ये साधु संतों का प्रवेश, एक ब्राह्मण साधु संतों का प्रवेश, हिंदू धर्म के साधु संतों का प्रवेश संसद भवन में, ये क्या दर्शाता है? ये संसद भवन, ये जो संसद भवन है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से देश चलता है। इस देश जो है न ब्राह्मणों के, हिंदू धर्म के 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, भगवत गीता, रामायण से देश नहीं चलता है। आपको ईसाइयों के बाइबिल से नहीं चलता है, आपको मुस्लिम समाज के कुरान से नहीं चलता है। अगर देश चलता है तो सिर्फ और सिर्फ भारत के संविधान से चलता है, और उस संविधान के जनक परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से चलता है। साथियों, अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से देश चलता है तो संविधान में सभी धर्मों का समान अधिकार है, समान भाव है। तो सिर्फ एक धर्म को पार्लियामेंट के अंदर महिमामंडित करना, ये कहाँ तक सत्य है? बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों घबराए हुए हैं? आपको बता देना चाहते हैं, 2024 में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। आज 2023 है। आज पार्लियामेंट में जो कुछ भी हुआ, क्यों हुआ? ये आज कोई नई बात नहीं है। इसकी आधारशिला 1925 में रख दी गई थी, और 1925 से लगातार आरएसएस काम कर रही है। इसलिए काम कर रही है, उनको पता था कि बहुजन समाज के संख्या 85% है, और सामान्य वर्गों का, सवर्ण समाज के लोगों का जनसंख्या 15% है। अगर 15% के लोग एक एक वोट का प्रयोग भी कर लेंगे तब भी एक मुखिया नहीं बनेंगे। एमपी एमएलए मंत्री बनना तो दूर की बात। तब उनके मन में बात आई, क्यों न बहुजन समाज के अंदर तोड़ फोड़ किया जाए, बहुजन समाज के अंदर तितिर पितिर किया जाए, उनको यूनिटी को तोड़ा जाए। इसलिए 1925 से लगातार बहुजन समाज को तोड़ा जा रहा है। आप सभी जानते हैं साथियों कि देश में ब्राह्मणों की व्यवस्था के अनुसार, ब्राह्मण से पहले, सबसे पहले भारत में किसका आक्रमण हुआ? आप जानते हैं। भारत का इतिहास जब पढ़ते हैं, चाहे वह प्राचीन भारत का इतिहास हो, चाहे मध्यकालीन भारत का इतिहास हो, चाहे आधुनिक भारत का इतिहास हो, तो हम पढ़ते हैं प्राचीन भारत के इतिहास में तो भारत जो है एक गुलामों का देश रहा है। भारत एक गुलामों का देश रहा है। भारत हमेशा इस देश पर शासन जो विदेशियों का रहा है। सबसे पहले शासन इस देश पर, सबसे बड़े आक्रमण इस देश पर आर्यों का हुआ। आर्य लोगों ने ही यहाँ पर वैदिक सभ्यता का उत्पत्ति किया, और वैदिक सभ्यता ही ब्राह्मणों की सभ्यता है। अब ब्राह्मणों की सभ्यता ही
आज जो हम कहते हैं हिंदू सभ्यता, एक्चुअली हिंदू सभ्यता वो ब्राह्मणों की सभ्यता है। और यहाँ पर डच आए, फ्रांसीस आए, मुगल आए, सभी के सभी लोग आए और सभी के सभी लोग चले गए, लेकिन आज भी आर्य के रूप में ब्राह्मण सवर्ण समाज के लोग आज विराजमान है। वही लोग अपने कम को, पूर्वज को, अपने इतिहास को जानते हैं, उसी इतिहास को आज चरितार्थ कर रहे हैं। वह चरितार्थ क्या कर रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे साहब, बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले बहुजन समाज के लोगों, कान खोल कर सुनो, बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको क्या दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बुद्धिज्म दिया, बुद्धम शरणम गच्छामि दिया, धम्मम शरणम गच्छामि दिया, संघम शरणम गच्छामि दिया। और बुद्ध के बाद सबसे बड़ा शासक सम्राट अशोक, उन्होंने क्या दिया, बौद्ध धम्म दिया, अशोक धम्म दिया। और अशोक धम्म दिया, उस धम्म को आप देखेंगे अशोक ने क्या दिया, अशोक धम्म चक्र दिया। अशोक धम्म चक्र दिया, यानी जो चक्र देख रहे हैं उसमें 24 जो तिली देखते हैं, उसका एक बहुत बड़ा व्यापक माने है। हमारे बहुजन समाज के लोग अशोक चक्र के 24 तिलियों का अर्थ नहीं समझते हैं, लेकिन मनुवादी ब्रणवादी लोग समझते हैं। इसलिए उनको आज मनुवादियों को डर है, मनुवादियों को भय है, तो सिर्फ और सिर्फ जो है बुद्ध के विचारों से है, अम्बेडकर के विचारों से है, और बहुजन समाज के महापुरुषों, संतों, गुरुओं के विचारों से है। हम आपके बीच कुछ बताना चाहते हैं कि सम्राट अशोक धम्म चक्र के 24 तिलियों का अर्थ क्या है। 24 तिली याद रखिए, 24 तिली में पहला जो तिली है, पहला जो तिली उसको कहते हैं शांति। यानी सम्राट अशोक का जो 24 तिली का एक 24 अर्थ है, वह 24 अर्थ जो है पर संपूर्ण मानव जाति के लिए सर्वोपरि है। यह सिर्फ भारत के लिए नहीं, संपूर्ण मानव जाति के लिए यह सर्वोपरि है। इसलिए 24 तिलियों को बता रहे हैं। एक है शांति, दूसरा है शील, चौथा है त्याग, पांचवा है क्षमा, पांचवा है सेवा, मैत्री, प्रेम, बंधुत्व, संगठन, कल्याण, अधिकार, कर्तव्य, सहकार्य, न्याय, नीति, अर्थ, समता, नियम, व्यवस्था, सुरक्षा, उद्योग, समृद्धि, संयम और आरोग्य। साहब, ये मैंने 24 पॉइंट बताया। ये 24 पॉइंट किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी देश के खुशहाल जनता के लिए ये जरूरी चीज है। यही सम्राट अशोक के अशोक चक्र में 24 तिली का अर्थ है। उसी तरह से जो बुद्ध का जो था त्रिशरण, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, बुद्ध का पंचशील था। मैं जीव हत्या न करने का शिक्षा ग्रहण करता हूँ, मैं चोरी न करने का शिक्षा ग्रहण करता हूँ, व्यभिचार से दूर रहने का शिक्षा ग्रहण करता हूँ, पर स्त्री से दूर रहने का शिक्षा ग्रहण करता हूँ, मैं किसी भी नशीली चीज़ें से दूर रहने का शिक्षा ग्रहण करता हूँ। उन्होंने आपको अष्टांगिक मार्ग, 38 मंगल कार्य, यानी बुद्ध का विचार इतना डायनेमिक था, इतना उत्तम था, इतना वैज्ञानिक था कि बुद्ध को कहने जाने लगा कि एशिया महादेश का कोई फ्लेम है, कोई प्रकाश है तो बुद्ध है। इसी बुद्ध के विचारों से, इसी सम्राट अशोक के जो आपको 24 जो अभी बताए थे, जो स्पोक का अर्थ बताए थे, 24 तिली का जो अर्थ बताए थे, इसी सम्राट अशोक के 24 विचारों से और बाबा साहब अम्बेडकर का जो विचारधारा है, आप जानते हैं कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा लिए थे, मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, मैं हिंदू धर्म के किसी देवी देवताओं को ईश्वर नहीं मानूंगा, कोई गौरी गणपति को नहीं मानूंगा। साहब, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, और हिंदुत्व और द्विज राष्ट्र के जनक बीडी सावरकर के आइडियोलॉजी पर आरएसएस का स्थापना हो रहा है, आरएसएस उस पर काम कर रही है। तो साहब ये बताइए, इस देश में एक तरफ कोई हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहा है, एक तरफ कोई मनवादी व्यवस्था लाना चाह रहा है, एक तरफ अम्बेडकरवादी व्यवस्था,
एक तरफ बुद्ध की व्यवस्था, एक तरफ सम्राट अशोक की व्यवस्था, अंबेडकर की व्यवस्था, तो क्या मनुवादी व्यवस्था के लोग, आरएसएस के लोग बुद्ध के विचारधारा को, सम्राट अशोक के विचारधारा को, बाबा साहब अंबेडकर के विचारा को क्या ये लोग बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि 1925 से आज तक लगातार आरएसएस काम कर रहा है और उसकी तैयारी है कि 2024 में भारत के पार्लियामेंट को ईवीएम के सहारे जीतना और जीत करके हिंदू राष्ट्र की घोषणा करना, और 2025 में जो आरएसएस का 100 वर्ष होगा उसमें जो है हिंदू राष्ट्र का एक जो है जश्न मनाना। और फिर जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो हिंदू राष्ट्र का 4 वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबसे ऊपर ब्राह्मण होगा, उसके बाद क्षत्रिय होगा, उसके बाद वैश्य होगा और सबसे नीचे शूद्र होगा। और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार आप जानते हैं कि मनुस्मृति में नहीं था। आप जानते हैं कि हिंदू धर्म वैदिक संस्कृति में आज़ादी के पहले, भारत का संविधान लागू होने के पहले शूद्रों का पढ़ने का अधिकार नहीं था, धन रखने का अधिकार नहीं था। और शूद्र के साथ साथ भारत की आधी आबादी जो महिलाएं हैं उनको भी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। इसलिए समय आ गया है, ए बहुजन समाज के लोगों, ए बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोगों, ए बुद्ध के मानने वाले लोगों, ए बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोगों, ए बहुजन समाज के लोगों, 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी को आप सभी मिलकर नहीं रोके, यकीनन मानिए देश में अगर हिंदू राष्ट्र हो गया तो फिर आपके बच्चे, आप कहीं के नहीं रहेंगे। हम पूछना चाहते हैं, आज जो संसद भवन में जो संगोल जो स्थापित किया गया, संगोल को स्थापित किया गया, संगोल का सीधा सीधा मतलब है, आपको कहते हैं कि शंकर भगवान का जो सवारी को माना जाता है नंदी, और नंदी किसको कहा जाता है? बसा बैल को, यानी बैल की सवारी, शंकर भगवान की सवारी को बैल कहा जाता है। यानी सम्राट अशोक के अशोक स्तंभ को हटा करके एक बैल के प्रतीक को, नंदी के प्रतीक को, बैल को स्थापित करना, उसी का मतलब होता है संगोल। क्या ये बहुजन समाज के संस्कृति का अपमान नहीं है? भारत का मूल संस्कृति, ये सिंधु घाटी सभ्यता से निकली हुई बौद्ध सभ्यता का अपमान नहीं है, ये सम्राट अशोक का संस्कृति का अपमान नहीं है, ये बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का अपमान नहीं है, ये भारतीय संविधान का ये अपमान नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र का अपमान नहीं है। अगर अपमान है तो इसका दोषी कौन है? कौन है दोषी? शरद यादव देश में नहीं रहे, लेकिन शरद यादव ने कन्वेनर बने थे किसका? भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का। नीतीश कुमार इसका जिम्मेवार नहीं है। जो लोग भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो सहयोगी हैं, वो सारे के सारे बहुजन समाज के महापुरुषों, संतों, गुरुओं का हत्यारा हैं, भारतीय संविधान के हत्यारा हैं, भारतीय लोकतंत्र का हत्यारा हैं। इसलिए मैंने कहा कि 28 मई 2023 का दिन ये बहुजन समाज के लिए, भारत का संविधान के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए एक कला अध्याय है। इससे आपको सबक लेना होगा। इसलिए दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया के सम्मानित साथियों से हम आग्रह करना चाहते हैं, देश में दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया के जितने भी कार्यकर्ता हैं, भारत देश में किसी भी राज्य के हों, जहाँ तक मेरी बात को आपके तक जा रही है, सभी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। और जो विपक्षी लोग हैं, SC, ST, OBC समाज के लोग, माइनॉरिटी समाज के लोग, सबको एक सूत्र बनना होगा और देखना होगा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कौन मजबूत होता है। मुझे तो शायद ही नहीं, मुझे यकीनन और बहुत ही मजबूती के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर भारत में जितने भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वह मुख्यमंत्री के लोग ही आपको प्रधानमंत्री का दावेदार बनते हैं। आजकल नीतीश कुमार भी घूम रहे हैं और लोग भी घूम रहा है,
और आपको बहन कुमारी मायावती जी भी जो 4 बार मुख्यमंत्री रही है, उनको भी कार्यकाल को देखा जाए तो उनका जो कार्यकाल मनवाद को मारने वाला कार्यकाल होता है, उनका कार्यकाल सम्राट अशोक के विचारों पर चलने वाला होता है। वह जिनका कार्यकाल आपको बाबा साहब अम्बेडकर, आपको बुद्ध के विचारों पर चलने वाला कार्यकाल होता है। अगर विपक्ष के लोग, भारत के सभी विपक्ष के लोग, चाहे सोनिया गांधी क्यों न हो, राहुल गांधी क्यों न हो, सचमुच में सही माने में राहुल गांधी जी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में रोक देना है, लगता है नीतीश कुमार को भी कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में रोकना है, लगता है तेजस्वी यादव को भी कि अगर भारतीय जनता पार्टी को 24 में रोक देना है, अगर लगता है अखिलेश यादव जी को कि भारतीय जनता पार्टी को 24 में रोक देना है, अगर लगता है आपको ममता बनर्जी जी को कि आपको 2024 में भारतीय जनता पार्टी को रोक देना है, भारत के सभी राज्यों के जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, अपने आप को तो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां कहती है, उसको लगता है कि अगर हमको भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो मुझे तो लगता है कि सभी लोगों में से सबसे मजबूत अम्बेडकरवादी, बुद्ध अम्बेडकर विचारों से प्रेरित बहुजन समाज का महापुरुषों संत गुरु के एक मजबूत योद्धा के रूप में अगर कोई है तो बसपा सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। अगर बहन कुमारी मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री के लिए सारे विपक्षी नेता एक होकर उनका नाम का प्रस्ताव रखें, उनके नाम पर मुहर लगावें और देश में चुनाव लड़ी जाए, तो मैं समझता हूं कि देश का प्रधानमंत्री बहन जी बनेगी और नरेंद्र मोदी और हवा में उड़ जाएंगे। आपको नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बीजेपी जमीन के अंदर गाड़ दिए जाएंगे। लेकिन ईमानदारी से ये विपक्ष जो है बीजेपी को हटाना नहीं चाहता है, बीजेपी को हटाना नहीं चाहता है। और हटाना नहीं चाहता है तो हम ओबीसी समाज के लोगों से पूछना चाहते हैं जो लोग नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री के दावेदार समझ रहे हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि मंडल कमीशन किसके लिए था? ओबीसी समाज के लिए था। बहुजन समाज पार्टी के 3 सांसद थे, बीजेपी भी बाहर से समर्थन दे रही थी, बहुजन समाज पार्टी भी बाहर से समर्थन दे रही थी, और आपको बीपी सिंह देश का प्राइम मिनिस्टर थे। मंडल कमीशन लागू हुआ, लेकिन मंडल कमीशन लागू हुआ तो मंडल कमीशन जब लागू हो गया तब बीपी सिंह की सरकार को बाहर से समर्थन कौन खींचा? बाहर से समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने खींच लिया। क्या ओबीसी समाज के लोग, आपको पता होना चाहिए, जो मंडल कमीशन ओबीसी समाज के लिए था और ओबीसी समाज के लिए था, भारतीय जनता पार्टी ने मंडल कमीशन आप जो लागू होते ही अपना समर्थन वापस से ले लिया। क्या ओबीसी समाज, क्या नीतीश कुमार जी नादान थे? क्या ओबीसी समाज के सारे नेता नादान थे? नहीं जानते थे कि मंडल विरोधी कोई है तो आपको भारतीय जनता पार्टी है। और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए कहना चाहते हैं, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग जो भारतीय जनता पार्टी से जो एमपी एमएलए सांसद हैं वह नपुंसक हैं, उनसे भी पूछना चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो प्रतिज्ञा लिया था, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 22 प्रतिज्ञा दिया था, क्या तुम 22 प्रतिज्ञा को मानते हो? ये बीजेपी के जो SC/ST समाज के लोगों, SC/ST लोगों सुनो, तुम बाबा साहब को बेचते हो, बाबा साहब को नाम के माला फेरते हो, लेकिन तुम आरएसएस और मनुवाद के काम करते हो, बीजेपी के काम करते हो। इसलिए सही माने में अगर तुम जो बाबा साहब का वंशज है, बाबा साहब का तुम बातों को मानने वाला है, तो बीजेपी को वोट क्यों देते हो? बहुजन समाज के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग, जो शेड्यूल ट्राइब्स के लोग, जो ओबीसी समाज के लोग, खासकर जो बहुजन समाज के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने जाता है उसको दौड़ा दीजिए, उसको भगा दीजिए, घरों पर मत बैठाइए। भारतीय जनता पार्टी, आपको भारतीय जनता पार्टी जो है संविधान विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी भारत के लोकतंत्र विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज के महापुरुषों संत गुरु के विचारों का विरोधी पार्टियां हैं। इसलिए आरएसएस और बीजेपी का आपको मदद करना छोड़ दीजिए। इस देश में बहुजन समाज के लिए काम कीजिए। आप बताइए जरा, हमसे आपसे पूछना चाहते हैं
इस देश में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसने बनाया? ब्राह्मणों ने बनाया। ब्राह्मणों ने बनाया ना, ब्राह्मणों ने बनाया। हर शूद्र जाति में 6743 किसने बनाया? ब्राह्मणों ने बनाया। अगर ब्राह्मणों ने जाति बनाया तो आप क्यों यादव सम्मेलन, कुर्मी सम्मेलन, चमार सम्मेलन, धोबी सम्मेलन, पासी सम्मेलन, दुसाध सम्मेलन, मुसार सम्मेलन क्यों करते हो? तुम बहुजन एकता सम्मेलन क्यों नहीं करते हो? जब जानते हो कि ब्राह्मणों ने, मनुवादियों ने बहुजन समाज के लोगों को जाति में बांट दिया, उपजाति में बांट दिया। जब बांट दिया तो तुम जाति को सम्मेलन करके उसमें खाद पानी क्यों देते हो? इसलिए तुम चमार, दुसाध, धोबी, पासी, मुसर सम्मेलन मत करो। तुम जो बहुजन एकता सम्मेलन करो। जिस दिन इस देश में बहुजन एकता सम्मेलन शुरू हो जाएगा, बहुजन समाज का निर्माण शुरू हो जाएगा, बहुजन एकता शुरू हो जाएगा, उस दिन से मनवाद समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए आपके रहते, बहुजन समाज के रहते याद रखिए। मैं तो ये लास्ट कहना चाहता हूँ कि कार्ल मार्क्स जब मरे थे तो उनके साथ जो है 20 आदमी थे, 20 उनके अनुयायी मरे, उनके साथ थे। और कार्ल मार्क्स के मरने के बाद उनके अनुयायियों ने, 20 अनुयायियों ने पूरे भारत ही नहीं विश्व में मार्क्सवाद को फैला दिया। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 14 अक्टूबर 1956 को का निधन हुआ। करीब 10 लाख थे, उनके बौद्ध दीक्षा में 10 लाख थे। और 10 लाख लोगों ने सिर्फ क्या सीखा? जय 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 भीम। क्या सीखा? जय भीम सीखा। मुंह से बोलते हैं जय भीम और बीजेपी लिए काम करते हैं। मुंह से बोलते हैं जय भीम, आरएसएस के लिए काम करते हैं। मुंह से बोलते हैं जय भीम, मनुवाद के लिए काम करते हैं। सचमुच में जय भीम बोलते हो, सचमुच में आपको जय 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 भीम बोलते हो, इस देश में शपथ ले लो। आज के दिन 28 मई 2023 के दिन जो भारत के लोकतंत्र के लिए कल अध्याय है, भारत के संविधान के लिए कल अध्याय है। आज पूरे बहुजन समाज कमर कस ले, आपको प्रतिज्ञा ले, बाबा साहब के नाम का प्रतिज्ञा ले, बहुजन समाज के महापुरुषों संत गुरुओं का प्रतिज्ञा ले, भारत के संविधान का प्रतिज्ञा ले, भारत के संविधान के लोकतंत्र का प्रतिज्ञा ले कि मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, शहीद हो जाऊंगा, लेकिन भारत के संविधान को बदलने नहीं दूंगा, भारत के संविधान को हम मिटने नहीं देंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देंगे। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र था, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और आने वाला दिनों में भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ तमाम बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहते हैं कि साथियों, ये भारत के संविधान को बचा लीजिए और 2024 में आपसी मतभेद को भुला करके मैं समझता हूं और विपक्ष के नेताओं को भी चाहिए कि सचमुच में इस देश को, संविधान को बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, तो बसपा सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती को देश का प्रधानमंत्री का नाम का घोषणा कर सभी भारत के विपक्षी पार्टियां एक होकर के इस देश को बचा लें, देश के लोकतंत्र को बचा लें, भारत के संविधान को बचा लें। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये संविधान खत्म हो जाएगा। क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी भारत के 3 नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। अगर सचमुच में बहुत साथी, मैं भी कहता हूं, बहुत साथियों का दुख है कि आपको नए संसद भवन का उद्घाटन महामहिम आदिवासी महिला श्रीमती मुर्मू जी से नहीं कराया गया। ये दुख है। लेकिन ये जो है विपक्ष के लोग कहते हैं, कांग्रेस के लोग कहते हैं, अन्य दलों के लोग कहते हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं, जब मीरा कुमार जो कांग्रेस के थे, एक दलित थे, जब उन्होंने राष्ट्रपति के दावेदार थे, तब उस समय बहन कुमारी मायावती जी ने सपोर्ट किया था। जब आदिवासी महिला राष्ट्रपति की दौड़ में आई, तब बहन जी ने एक आदिवासी समाज जो मुक्त धारा में लाने के लिए बहन जी ने सपोर्ट किया। तो कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? कांग्रेस पार्टी ने आपको जसवंत सिन्हा
जो बीजेपी के थे, जो कांग्रेस के थे, कभी बीजेपी के थे, और बिहार में बातें न संघार जितना नरसंहार हुआ उसमें चीफ सेक्रेटरी थे। उसमें उनके चीफ सेक्रेटरी के काल में दलितों की हत्या हुई, दलितों को कत्लेआम किया गया। तो क्या उस समय कांग्रेस पार्टी ने जसवंत सिन्हा को क्यों खड़ा किया? उस समय क्या यह आदिवासी महिला नहीं थी? तो कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टी के लोग राजनीति करते हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस देश में अम्बेडकरवाद लाना चाहती है, बौद्धमय भारत लाना चाहती है, बौद्ध विचारों को भारत लाना चाहती है, बहुजन समाज के महापुरुषों संत गुरुओं के विचारों का भारत बनाना चाहती है। इसलिए साथियों, मैं आपसे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस क्यों हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है? वह मुख में राम बगल में छुरी, मौका मिले तो कटियन मुड़ी, एक कहावत है। नरेंद्र मोदी भी जय भीम बोलते हैं और अम्बेडकरवाद को हत्या करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग, मनुवाद के लोग जय भीम बोलते हैं और अम्बेडकरवाद की हत्या करना चाहते हैं। याद रखिए, भारत के किसी पार्टी के अंतर्गत जय भीम जय भारत नहीं बोला जाता है। भारत के इतिहास में बहुजन समाज पार्टी, जो भारत का 3 नंबर का राष्ट्रीय पार्टी है, सिर्फ उसके अंदर ही जय भीम जय भारत बोला जाता है। इसलिए हम तमाम भारत के बहुजन समाज के लोगों से अपील करना चाहते हैं, दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया के सभी कार्यकर्ताओं को मैं आह्वान करना चाहता हूं, जहां भी हैं, जैसे हैं, बहुजन समाज को संगठित कीजिए। बहुजन समाज के अंदर जो है अम्बेडकरवाद को भरिए। बहुजन समाज के अंदर जो 1585 का जो मूल भावना है वो भी उसके अंदर पुनर्जीवित कीजिए। 15 जो है हमेशा हावी रहता है 85 पर। इस बात को ध्यान रखिए कि 1585 यानी 85% जो लोग हैं उनके अंदर, बहुजन समाज के अंदर, उनके संतों गुरुओं विचारों को आप पुनर्जीवित कीजिए, लोगों को बताइए। और 2024 में कमर कस लीजिए कि अगर 2024 में बसपा सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में सारे विपक्ष अगर गोलबंद होते हैं तो मुझे विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि बहन कुमारी मायावती देश का प्रधानमंत्री जरूर बनेगी। और देश के प्रधानमंत्री बनेगी तो नरेंद्र मोदी जी का कोई सचमुच में टक्कर दे सकता है, सचमुच में नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला कर सकता है। तो बसपा सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में सारे विपक्ष गोलबंद हो जाएं तो निश्चित तौर पर बीजेपी का हार सुनिश्चित होगा। और तब बीजेपी हारेगी। देश का प्रधानमंत्री के रूप में बसपा सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती अगर प्रधानमंत्री बनती हैं तो जा करके नए संसद भवन का नाम डॉक्टर अंबेडकर संसद भवन भी होगा। और वहाँ से संसद भवन के अंदर श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संगोल को स्थापित किया स्पीकर के बगल में, उसको निकाला जाएगा और सम्राट अशोक के चिन्ह को पुनः स्थापित किया जाएगा। सम्राट अशोक अमर रहे, बुद्ध की करुणा हो, बाबा साहब अंबेडकर अमर रहे, भारत का संविधान जिंदाबाद, बहुजन समाज जिंदाबाद, बहुजन के सभी संतों गुरुओं विचार अमर रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपको 8:30 बजे फिर एक नए एपिसोड के साथ, नए मुद्दे के साथ, जो जनहित का मुद्दा होगा वो लेकर आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, बहुजन समाज एकता जिंदाबाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद।